नंबर 3, कोई व्यक्ति मान लो कि ऐसा है कि जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बिहार में आया हुआ है और पता चल रहा है कि पटना उतरा, उसे जाना है मुजफ्फरपुर, 2-4 घंटा जाम लग गया, दोबारा कभी लौट करके नहीं आएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आखिर बिहार में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है? कौन करेगा भाई? 70 साल में गंगा नदी पर एक पुल बना पाए और वो भी ढंग का नहीं। जब कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा तो एक बार आएगा, दोबारा नहीं आ पाएगा। पटना से मोतिहारी की दूरी पता है कितना है? लगभग जो है 160-150 किलोमीटर है। दूसरे राज्य में, महाराष्ट्र गुजरात में जाओगे तो तुमको मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटा लगेगा। यहां कितना लगता है? 5 घंटे। ये स्थिति। तो क्या कर रहा है, एक घटना का क्या होता है, कास्केडिंग इंपैक्ट पड़ता है। जैसे मान लो कि एक क्राइम हो रहा है मोतिहारी में, सुनते हैं कि मोतिहारी में बहुत क्राइम हो रहा है, तो केवल क्राइम एक घटना नहीं है कि अपराध बढ़ा हुआ है, उस अपराध का तमाम तरह का कास्केडिंग इंपैक्ट पड़ेगा। अपराध बढ़ेगा, यहां से क्या होंगे, लोग बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोग पलायन कर जाएंगे, रोजगार की बड़ी समस्या हो जाएगी, कोई यहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है, एक घटना का बहुत सारे कास्केडिंग इंपैक्ट पड़ रहा है। तो तुम्हें अब से क्या करना है कि कोई एक घटना यदि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसके बारे में क्या करना है, थिंकिंग करना है कि उसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ सकता है, क्या क्या पड़ सकता है। इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, ज्योग्राफिकल क्या पड़ सकता है, सोशल क्या पड़ सकता है। जैसे अभी तुम्हारा बिहार में क्या है, वो लिक्विड बैन वाला चल रहा है, शराबबंदी है पूरा। अब शराबबंदी का इंपैक्ट जो है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या हो रहा है। अभी केवल मान लो कि शराब कहीं लोग पी रहे हैं तो उसका इंपैक्ट एक घटना है, घटना नहीं है, उसके पीछे और उसके आगे बहुत सारे क्या है, कारण है। उस कारण को तुम्हें क्या करना है, यहां से सोचना समझना, और पूरे तैयारी के दौरान ये गांठ बांध लेना कि सारा गेम यहां का रहेगा। अदरवाइज सब हो जाएगा, पढ़ा देंगे, लिख लोगे, सारा चीज कर लोगे। अगर ये नहीं खुला तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो काम ये करना है। तो नंबर क्या क्या है कंडीशंस, एक तो मोबाइल ऑफ रखना, सादा पेज रखना है, ठीक है, सोचने पर ज्यादा जोर देना है। इसके बाद जो एक घटना है उसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको बोलते हैं कास्केडिंग इंपैक्ट, तो उसके बारे में सोचना है थोड़ा सा। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एंड लास्ट की, क्लास में जब कोई क्लास चल रहा है, मान लो कि बिहार का चल रहा है या कोई पॉलिटिकल चल रहा है, यहां से डाउट लेकर के मत जाना। यदि डाउट लेकर के जाओगे तो ये डाउट क्या होगा, डिपोजिट्स होता चला जाएगा और एक दिन ब्लास्ट कर जाएगा। और ब्लास्ट करेगा तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि बीपीएससी हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है। और अगर शुरू से ही कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर रहेगा तो समझने में क्या है, कहीं परेशानी नहीं होगी। जो सोचने समझने वाली क्षमता है ना, वो धीरे धीरे ऐसी बढ़ती है। क्लास में अक्सर होता क्या है, चाहे पटना लो चाहे कहीं पे, अब बच्चे होता है कि नहीं जानते हैं, सब बगल वाला भी नहीं जान रहा है, लेकिन कभी कभी क्या शर्म से पूछता नहीं है कि बगल वाला क्या कहेगा। अरे बगल वाले के थोड़े पढ़ने आए थे, तुम तो अपने लिए पढ़ने आए हो। तुम्हारे को क्वेश्चंस मिलेगा, वहां कोई बताने वाला मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेंस में तुम्हें लिखना है, तुम्हें अपने क्षमता पे लिखना है, तो इसलिए बगल वाला पीछे वाला कौन क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट थोड़ी सी भी समझ में नहीं आए तो तुरंत पूछना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, लेकिन डाउट लेकर के नहीं जाना है। अदरवाइज तुमको यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और अंतिम रूप से तुम्हें लगेगा कि बीपीएससी हमसे नहीं होगा। ठीक है, आज सिंपल हम बिहार थोड़ा देखते हैं। देखो तुम्हारे लेफ्ट साइड में बिहार का मैप लगा हुआ है। आज तुम लोग जाना तो 10 या 15 रुपए में सिंपल बिहार का मैप मिलता है, उसको ले लेना। ठीक है, और रोज लेकर के आना। ठीक है, पहले इस बिहार को जरा देखो तो इसकी फिलोजी किस प्रकार की आकृति है, दिखाई दे रहा है बिहार यहाँ पे? चतुष्कोणीय नहीं, वो आयताकार है। ठीक है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे तुम्हें आयताकार मिलेगा बिहार, ठीक है ना? ये इसी बिहार में तुम रहते हो। अब ये बिहार तुम्हारा जो है, उसको कई भागों में हम पहले डिवाइड करते हैं, 3 भाग में डिवाइड करें। एक तो क्या होता है, इसका रीजनल डिवीजन होगा, क्षेत्रीय विभाजन होगा। दूसरा होगा ज्योग्राफिकल डिवीजन होगा, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होगा। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। आज अभी इतना नहीं समझना है, सारा चीज एक एक लाइन लिखवा भी देंगे। ठीक है, उसके लिए वरीड मत होना, पहले समझना।
इस बिहार को हम तीन भागों में क्या करते हैं, अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रशासनिक विभाजन, जो अभी बताया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ये किस लिए किया जाता है? ये प्रशासन को चलाने के लिए, ताकि सुविधाजनक तरीके से प्रशासन चले हमारा, ठीक है। दूसरा होता है ज्योग्राफिकल डिवीजन, भौगोलिक विभाजन, यानी जो नेचर ने जैसे बिहार को बनाया है तो किस किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। और थर्ड होता है रीजनल डिवीजन, कि क्या अलग अलग रीजन में कुछ अलग अलग कल्चरल फीचर्स हैं, ठीक है। तो सिंपल, यदि मान लो कि कुछ भी बिहार के बारे में नहीं जानते हो, इस बिहार को देखोगे तो रेक्टेंगुलर प्रकार का आयताकार तुम्हें नजर आएगा, दिखाई दे रहा है आयताकार। अब एक नदी आती है, वो नदी आ रही है उत्तराखंड से, गंगा नदी। और ये गंगा नदी देखो यहां पे आ रही है, गंगा रिवर। और बिहार है दो भागों में डिवाइड कर देती है, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। समांतर इसके उत्तरी से दक्षिणी बिहार। तो सिंपल सा क्या जानना है कि हमें एक ये नदी आ रही है और वो मेजर रिवर से, और मेजर रिवर कौन सी है? गंगा है। गंगा बिहार को कितने भागों में डिवाइड करती है? दो भागों में डिवाइड करती है। तो अब एक सवाल उठता है कि आखिर गंगा आ क्यों, कहां से रही है? वेस्ट से आ रही है, ईस्ट से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, साउथ से आ रही है? तो पश्चिम से आ रही है। अच्छा, इसमें से कितने लोग वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ सब लोग जानते हो? एकदम कंफर्म? नॉर्थ किधर होगा? साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना, अगर नहीं जानते होगे तब भी पूछ लेना। ये है तुम्हारा उत्तर नॉर्थ, ये है तुम्हारा साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, बिहार का हो, सब जगह ये काम आएगा। अब देखो उसी को, ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ना तो ये नॉर्थ में है, ना तो ये ईस्ट में है, तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा? ना तो साउथ में है ना तो ईस्ट में है, तो देन साउथ ईस्ट। ये किधर हो जाएगा? साउथ वेस्ट। ना तो ये साउथ में है ना तो वेस्ट में है, बीच में तो साउथ वेस्ट हो गया। और ये नॉर्थ वेस्ट। इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा कर रखना, ठीक है। और मैप में अगल में बगल में ऊपर नीचे मत करना आपसे, नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट ये सब ध्यान में रखना है। अब यहां पर देखो, ये बिहार तुम्हारा है, एक नदी आ रही है वेस्ट से, यानी इसका वेस्ट ये हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ साउथ। वेस्ट से एक नदी आ रही है गंगा, और ये बिहार को क्या करती है? दो भागों में डिवाइड कर देती है। और यहां पर बिहार, उत्तरी बिहार, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। इसी को बोलते हैं उत्तरी बिहार, इसे हम बोल देंगे दक्षिणी बिहार। सिंपल, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पर हम सबसे पहले जो है बिहार के रीजनल डिवीजन के बारे में देखेंगे, क्षेत्रीय विभाजन। आखिर कैसे बिहार डेवलप हुआ, आगे कैसे बढ़ा, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या है। अब यहां पर देखो एक नदी मिलेगी, बिल्कुल यूपी बिहार के बाउंड्री पर। उस नदी का नाम है कर्मनाशा। नाम सुना कर्मनाशा का? तो कर्मनाशा ये विंध्याचल हिल से, विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। सोर्स ऑफ कर्मनाशा इज विंध्याचल, ठीक है। विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है और बिल्कुल उत्तर प्रदेश, देखो यहां पे, ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नेपाल। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की बाउंड्री पर एक नदी बहती है, उसका नाम है तुम्हारा कर्मनाशा। ये विंध्याचल की पहाड़ी से निकल करके उत्तर प्रदेश बिहार की बिल्कुल बाउंड्री बनाते हुए, देखो यहां पे। और बक्सर में एक स्थान है तुम्हारा चौसा, नाम से ना, चौसा का युद्ध है, आगे पढ़ोगे हिस्ट्री में। हाँ, चौसा के पास क्या है कि गंगा में मिल जाती है, ड्रेन इनटू गंगा, ठीक है। ये नदी गंगा में। अब मान लो कि गंगा क्या है? एक मेजर रिवर है। और कोई नदी यदि छोटी नदी गंगा में आकर के मिलती है, वैसे नदी को क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। सहायक नदी को ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। तो कर्मनाशा, अब यहां से क्वेश्चन देखना बीपीएससी, कर्मनाशा नाम क्या है? इसको तोड़ के देखो,
कर्म नाशा, यानी कहीं ना कहीं कर्म को क्या करता है, ये नाश करता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह बिहार का अशुभ नदी है, अनफॉर्चुनेट रिवर ऑफ बिहार। अब ऐसा के मिथ है, मतलब कहते हैं कि पहले पूछते कि वहां पर भूत रहता है, तो ये क्या है, एक तरह से मिथ ही तो है ना। मिथ का मतलब क्या हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मीनिंग ऑफ मिथ, इट कैन बी ट्रू और रॉन्ग। मान लो कि कोई ऐसा मिथ है दिमाग में बैठा हुआ है, पहले से पूर्वजों ने कहता आया है कि ऐसा होता है, यहां पर ये चीज पाई जाती थी, तो ये एक तरह से मिथ है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो कर्मनाशा के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से, यानी बात करने से शुभ कर्मों का नाश हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है कर्म नाशा। यानी गलती से शुभ कर्म कर गए और गिर गए इसमें, तुम्हारे जितने शुभ कर्म है सबका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसीलिए इसको बिहार का अशुभ नदी कहते हैं, अनफॉर्चुनेट रिवर ऑफ बिहार। तो एक क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किस नदी को बिहार का अशुभ नदी कहा जाता है, तो कर्मनाशा। क्यों कहते हैं, समझ गए, ये जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बस बिहार कर्मनाशा को अशुभ नदी बोलते हैं, अशुभ नदी बोलते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। अभी आएंगे हम लोग, जैसे कोसी को बिहार का शोक नदी, सौरो रिवर ऑफ बिहार बोलते हैं, तो ऐसे ही यहां पर कर्मनाशा है। बिल्कुल देखो, उत्तर प्रदेश और बिहार की बाउंड्री मिलते हुए चौसा बक्सर, ये चौसा जो है ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये कहां पे, गंगा में मिल जाती है, यानी गंगा में ड्रेन का जल को गिराती है। ठीक, देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे नदी आ रही है, देखो यहाँ पे कौन सी नदी है, ये नदी है सोन। नाम सुने हैं सोन, अपने बालू के लिए, सैंड के लिए बड़ा जाना जाता है। ये नदी कहां से आती है, सोर्स ऑफ सोन रिवर, यानी सोन नदी का जो सोर्स है वह मध्य प्रदेश में क्या है, अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक मैकाल, अभी देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत की चोटी अमरकंटक है, वहां से दो बड़ी नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा और दूसरा आपका सोन। नर्मदा चली जाती है वेस्ट की ओर, और सोन देखो यहाँ से ऐसे आते हुए ऐसे आ रही है। और बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है सासाराम, रोहतास डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे एंट्री करती है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कर्मनाशा, ठीक है, और यहाँ पर सोन। ये सोन बिहार में एंट्री करते हुए दानापुर के पास, एग्जैक्ट स्थान बताएंगे, मनेर पड़ता है, वहां पर क्या है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अब यहीं पर रुक जाना। अब देखो यहाँ पे, इधर कर्मनाशा है और यहाँ पे सोन है। बिटवीन कर्मनाशा एंड सोन, यानी सोन और कर्मनाशा नदी के बीच के क्षेत्र को बिहार में शाहाबाद क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, शाहाबाद क्षेत्र, यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। एक तरह से दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। एक तरफ क्या है, कर्मनाशा है, और दूसरी तरफ क्या है, सोन है। कर्मनाशा जो है वो पेरिनियल रिवर में नहीं आता है, मतलब सदा नीरा नहीं है। ऐसी नदी जिसमें सालों भर जल बहता हो, ऐसे को पेरिनियल रिवर कहते हैं या सदा नीरा कहते हैं, मतलब सालों भर जल को फ्लो करती है। कर्मनाशा की खासियत नहीं, वो कुछ समय के लिए सूख जाती है, जैसे गर्मी के महीने में सूख जाती है। लेकिन सोन क्या है, सालों भर उसमें पानी रहता है। कारण क्या है कि अमरकंटक से आ रही है ऊंचाई से, और वहां से ये नदी आती है, तो सालों भर कुछ ना कुछ पानी को लेकर के बहती रहती है। और खास करके मानसून सीजन में तो पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये कहां से आती है, अमरकंटक से आ रही है, पहाड़ी इलाकों से आती है। उसके पानी आप देखेंगे तो थोड़ा सा मटमैला टाइप का लगेगा, बालू एक तो आती है, और थोड़ा लाल लाल पानी रहेगा उसका, रेड कलर का। अब देखो यहाँ पे ये सोन नदी। अब नदी की उपयोगिता क्या क्या है, यूज ऑफ रिवर, सबसे ज्यादा नदी किस काम में आती है, सबसे पहले तो हमें जीवन बचाती है, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। और जो हम फूड्स लेते हैं, जो खाद्य सामग्री लेते हैं, वो भी कहां से उपजेगा, पानी चाहिए उसके लिए। यानी नदी का जो प्रयोग है वह इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए। कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। यानी एक नदी है तो वह अपने क्षेत्रों को क्या करेगी, सिंचित करेगी, करेगी नहीं करेगी। दूसरा, आसपास के क्षेत्रों में पीने की पानी जो है, ड्रिंकिंग वाटर क्या करेगी, सप्लाई कर सकती है। और यदि उस पर कुछ डैम बना दिया जाए तो बिजली का भी उत्पादन हो सकता है। ठीक है,
तो जब भी ध्यान में रखना, कहीं पर यदि डैम शब्द सुनोगे, तिलैया डैम, भाखड़ा नांगल डैम, इसके बाद हीराकुंड डैम, जब भी कोई डैम मिलेगा तो समझ लेना वह मल्टीपर्पस है। क्या है? मल्टीपर्पस, यानी बहुउद्देशीय है। बहुउद्देशीय का मतलब जिसका एक से अधिक उद्देश्य हो, मोर देन वन। ठीक है, एक से, अब मान लो कि भाखड़ा नांगल डैम, तो भाखड़ा नांगल डैम बनाने का पर्पस क्या है कि पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों को वह क्या करे, इरिगेट करे, सिंचित करे, नंबर वन। नंबर दो, इससे क्या होता है कि हिमाचल उत्तराखंड पीने के पानी उपलब्ध होता है। और भाखड़ा नांगल डैम में हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब पन बिजली जिसको सुनते हैं ना, पानी से बिजली बनना, उसी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। जब भी डैम शब्द होगा दिमाग में, जहां कहीं डैम आएगा तो समझ लेना वह मल्टीपर्पस ही होगा। यहां पर क्या होगा कि जो सोन आ रही है, तो सोन पर क्या किया गया, सोन के पानी को रोका गया। अब मान लो कि एक कॉन्सेप्ट और समझना, ये आपकी नदी है, इस नदी के पानी को, यानी यहां पर कौन सा रिवर है, सोन। इस सोन के पानी को क्या करना है, खेतों तक पहुंचाना है। ये सोन है, यहां पर एक कर्म नक्शा है, और ये बीच का इलाका कौन सा इलाका है, शाहबाद का इलाका है। ठीक है, अब इस सोन नदी के पानी को हमें क्या करना है, खेतों तक पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें पानी को रोकना पड़ेगा। तो पानी को यहां पर हमने क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक है, और यहां पानी को जब आप रोकेंगे तो पानी क्या होगा, बहुत बड़े पैमाने पर जमा होगा। ठीक है, और जब जमा होगा, यहां पे रोका है, तो यहीं से क्या होता है, कैनाल का निर्माण होता है, जिसको नहर बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? यानी सबसे पहले नदी तो नेचुरल वे में बह रही है, नदी के पानी को रोकेंगे, और तो पानी को कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, आउटफ्लो करना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर इनटू कैनाल। कैनाल में क्या करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं। खेत यहां भी नहीं है, यहां गांव बसा हुआ है, यहां पे, इसके बाद गांव तुम्हारा यहां पे है, पानी तो गांव तक पहुंचाना है ना, खेत तो गांव तक है। तो अब यहां से नदी के पानी को रोक करके हमने ट्रांसफर कर दिया नहरों में, फिर यहां ट्रांसफर कर दिया, यहां तक खेत है, यहां भी कुछ गांव है, यहां भी कुछ गांव है। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पानी को यहां रोकना पड़ेगा, फिर थोड़ा यहां रोकना पड़ेगा, और फिर यहां से इस गांव में ट्रांसफर होगा, इस गांव में ट्रांसफर होगा, वैसे ही फिर यहां हम रोक करके इस गांव में ट्रांसफर होगा। बिहार में इसको क्या बोलते हैं, बिहार में इसको बोलते हैं पैन। ठीक है, नदी, नहर, पैन। ठीक है, पैन के माध्यम से ही क्या होता है, खेतों तक। थोड़ा अलग अलग क्षेत्रीय नाम हो सकता है, लेकिन एक कॉमन नाम क्या है बिहार में, पैन। अब देख रहे हो कितना काम करना पड़ रहा है, नदी के पानी को हमने रोका तो कैनाल में ट्रांसफर किया, कैनाल के पानी को ट्रांसफर करने के लिए फिर हमने रोका तो फिर पैन में ट्रांसफर किया, अब गांव में जा रहा है, गांव में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये पानी अलग। अंग्रेजों के समय क्या हुआ, यहाँ पे ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ये जो पानी रोका गया है, यहां पर बनाया गया तुम्हारा इंद्रपुरी बैराज। अब सवाल उठता है कि अभी तक तो डैम की चर्चा कर रहे थे, ये इंद्रपुरी बैराज क्या होता है। तो जब डैम का छोटा स्वरूप, यानी इसका मतलब कि बैराज का इस्तेमाल जब भी होगा तो इसका एक ही पर्पस होगा। डैम का जब भी हम बनाते हैं तो बहुत बड़ा आकार का होता है, बहुत लार्ज स्केल पे बनता है, तो मल्टीपर्पस होगा। यहां पर बैराज मतलब हमने सिर्फ पानी को रोक करके इरिगेशन के लिए यूज करना चाह रहे हैं। यानी सोन नदी के पानी को रोकने के लिए हमने रोहतास डिस्ट्रिक्ट में एक इंद्रपुरी नामक स्थान पे इंद्रपुरी बैराज का निर्माण किया, और देन आफ्टर पानी को ट्रांसफर कर दिया कैनाल में। ये कैनाल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तुमसे ध्यान रखना कि किस नहर, किस नदी पर कौन सी कैनाल बनाई गई है। यहां से क्वेश्चन इस कैनाल से इसलिए नहीं पूछेगा कि इसको सोन पर ही नाम है, पश्चिमी सोन नहर और पूर्वी सोन नहर। अब मान लो कि नदी का फ्लो ऐसे है, इसका ईस्ट साइड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वेस्ट ये हो जाएगा, नॉर्थ ये हो जाएगा, साउथ ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर इंद्रपुरी बैराज, अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पढ़ते समय हमेशा ध्यान में रखना है ये कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं।
तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस नदी पर इंद्रपुरी बैराज का निर्माण किया गया है? इन विच रिवर इंद्रपुरी बैराज वाज कंस्ट्रक्टेड? तो किस नदी बनाया गया है? सोन नदी पर। सोन नदी पर कौन सा बैराज बनाया गया है? इंद्रपुरी बैराज। ठीक है, और इंद्रपुरी बैराज से ट्रांसफर पानी को किया गया। अब पानी ट्रांसफर हो रहा है,